नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। ये जो 2024 का जो लोकसभा चुनाव हो रहा है, तो इसमें तो पहले दो चरण में तो एकदम साफ दिखता है कि भाजपा साफ हो चुकी है, क्योंकि उनके जो वोट जो है वो गिरे हुए हैं। क्योंकि जो वोट 2019 में मिले थे वो 2024 से मुकाबले बहुत ज़्यादा थे। और इस बार जो है मोदी जी 400 पार कर रहे थे, तो मतलब कि और ज्यादा वोट बढ़ने चाहिए थे, क्योंकि बिना बड़े वोट जैसे टोटल जो वोट बढ़ता तब ना मोदी जी का ज्यादा मतलब जीत होती, मतलब ज्यादा क्षेत्रों में और ज्यादा वोट पड़ते। जहाँ जहाँ पे जैसे भाजपा हारी है तो वहाँ पे वोट पड़ते तो मतलब भाजपा जीतती। अदरवाइज कैसे जीतेगी बताइए, कि जहाँ पे जैसे भाजपा हारी हुई है और वहां पर वोट परसेंटेज जो है वो 2019 के बराबर है, ठीक है। तो वहां पर मतलब कि करीब करीब जिन्होंने विपक्ष को वोट दिया तो इस बार भी विपक्ष को वोट दिए, और जितना भाजपा को वोट था उतना भाजपा को पिछले बार जो दिया था इस बार भी वही दिए। ऐसे ही समीकरण बनता है ना। लेकिन वोट तो कम हो गए, और कहाँ कम हुए, तो जहां जहां पे भाजपा जीती थी प्रचंड बहुमत से, राजस्थान में पूरी 25 के 25 सीट, यूपी में 64 सीट 80 में से, और उनके साथी जो थे जैसे कि अपना दल, तो वो भी 6 सीट जीत गए थे। तो काफी मतलब जीते हुए थे। उसके बाद में महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, वहां पर भी भाजपा का अच्छा बहुमत था। मतलब पिछले बार जो है वो करीब 26 सीट खुद जीते थे 48 में से, और पिछले बार शिवसेना साथ में थी, वो भी अच्छा खासा जीते हुए थे। तो बोलने का मतलब है कि वोट अगर बढ़ता प्रतिशत कुल मतदान, तो माना जाता है कि लोगों ने और बढ़ चढ़ के वोट दिया मोदी जी। तो फिर मोदी का जो 400 पार का जो नारा था वो चलता, कि हाँ ज्यादा लोगों ने वोट दिया मतलब ज्यादा सीटें भाजपा को जाएंगी। लेकिन उल्टा हुआ है। तो ये वोट किसके कम हुए हैं? तो विपक्ष का तो होगा नहीं, क्योंकि सरकार तो मोदी ही चला रहे 10 साल। तो विपक्ष का तो एक वोट भी कम नहीं होगा। अब बल्कि आप पूरे देश में पूछ लीजिए, एक आदमी आपको नहीं मिलेगा जो बोले कि पिछले बार मैं कांग्रेस को या विपक्ष को वोट दिया था, इस बार भाजपा को देना। एक आदमी नहीं मिलेगा। और जबकि करोड़ों लोग मिल जाएंगे आपको जो बोलेंगे कि पिछले बार भाजपा को वोट दिया, इस बार हम विपक्ष में किसी को वोट दे रहे हैं। ये हकीकत है। तो इस मद्देनजर अगर आप देखें कि भाजपा जो है वो 400 पार किया, 250 भी नहीं है, 150। राहुल गांधी ने तो कहा था कि 150 भी नहीं होगा, और वही सच्चाई है। क्योंकि राजस्थान में जैसा दिखता है तो पिछली बार 25 सीट ले गए थे, इस बार मेरे को नहीं लगता है कि वो 12-13 सीट से ज्यादा ले जा पाएंगे। और वही हालत महाराष्ट्र का दिखता है, वही हालत बिहार का दिखता है, वही हालत यूपी का दिखता है। हर जगह वोट कम हो। बिहार में भी जो है वोटिंग कम हो गई, पिछले बार के मुकाबले 7-8% कम है। यूपी में भी 7-8% कम है, महाराष्ट्र में भी 7-8% कम है, राजस्थान में भी कम है। तो एकदम साफ दिखता है कि मोदी जी हार रहे हैं। तो पहले तो वोटिंग परसेंटेज कम हुआ, और दूसरे जो टोटल वोट पड़े हैं तो उसमें भी जिसने भाजपा को वोट दिए थे तो वो किसी और को वोट दे रहा होगा। और वैसे देखा जाए तो हमारे देश में करीब 60% मतदान होता है, लेकिन 2019 में आपने देखा कि 73% मतदान हो गया था। तो वो मोदी जी की वजह से। तो वजह क्या थी? जुमला की लहर। मोदी जी ने जो जुमला बहाया देश में, तो 2014 में बहा के आ गए थे, तो 2019 में बल्कि वो सूख रहा था वो जुमला लहर, लेकिन मोदी जी ने उसको फिर से हरा भरा कर दिया। पुलवामा में जो सैनिक शहीद करा के, और उसके बाद में बालाकोट में बोला पाकिस्तान को हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया। तो पूरे देश ने देखा तो उनको लगा कि हाँ भैया, ये पाकिस्तान को सबक सिखा सकता है मोदी, और मोदी ने सिखाया तो उसको इनाम मिलना चाहिए। तो बम्पर वोटिंग हो गई। यही हुआ था, आपने देखा। तो इस बार जो है मोदी जी फिर से कुछ मास्टर स्ट्रोक खेलने के
तैयारी में थे तो राम मंदिर लाए, लेकिन राम मंदिर टाइम टाइम फिक्स हो गया, चला ही नहीं। आज किसी से भी पूछ लिए, कोई नहीं बोलता है राम मंदिर। तो मोदी जी का जो है वही प्लान फेल हो गया था, और यही वजह है कि मोदी जी को कोई पूछ नहीं पाया। और मोदी जो है वो 10 साल में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ा दिए, मोदी जी की वजह से दोनों चीज हुआ है जबरदस्त। तो जनता बहुत नाराज है। तो एक तो ये चीज हो गया कि जनता बहुत ज्यादा नाराज है। मोदी जी को डेंट भी लगा, जैसे कि इलेक्टोरल बॉन्ड पे एकदम साफ सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि मोदी जी सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं। और उसके बाद मोदी जी खुद ही बताते हैं कैसे भ्रष्टाचारी हैं। तो जितने भी भ्रष्टाचारी नेता पाए जाते हैं, जिनके ऊपर ईडी सीबीआई आईटी का केस चलता रहता है, वो भाजपा में आ जाते हैं और उसके बाद में पाक साफ हो जाते हैं। तो ये भी जनता देख रही है। और मोदी फिर क्या करते हैं कि जो उनकी बात नहीं मानता है, जो ईमानदार है, तो उसको जेल में डाल दे रहे हैं। तो केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता आप देखें जेल में हैं। उधर हेमंत सोरेन जेल में है, महाराष्ट्र के भी नेता जो है वो अभी भी जेल में, एक आध लोग बचे हुए हैं, बाकी को तो खुद ले लिया भाजपा मोदी जी ने, जैसे प्रफुल्ल पटेल हो गया, अजीत पवार को लेके आ गए, नहीं तो वो भी जेल में जाते अगर कहना नहीं मानते तो। ये पूरा जो है खेल चल रहा है, आप जानते हैं। तो इस बार जो है इसीलिए जनता जो है वो मन बना ली है। और दूसरा चीज एक और है कि मोदी जी 400 पार जो बोल रहे थे, तो खुद ही इनके 5-6 नेता बयान दिए अलग अलग कि 400 पार इसलिए चाहिए कि संविधान बदलना है। संविधान मतलब कि आरक्षण बंद करना है और मनुवाद लाना है। तो ये भी जनता समझ रही है। तो ये सारे जो फैक्टर हैं तो साफ दिखाते हैं कि मोदी जी बहुत बुरा हाल है। तो अब अमेठी का जो चक्कर है, तो वहां पे अब क्या चक्कर है, तो अमेठी में राहुल, इन लोग ने पूरी तैयारी करके रखी थी अमेठी से कि राहुल गांधी के खिलाफ स्मृति ईरानी लड़ेगी। और स्मृति ईरानी चूंकि राहुल के खिलाफ लड़ रही है, तो पूरे देश में स्मृति ईरानी दौड़ दौड़ के जाएगी और राहुल गांधी को घेरेगी, कांग्रेस को घेरेगी। तो अब क्या हुआ कि राहुल गांधी रायबरेली चले गए, तो पूरा जो प्लान था भाजपा का तो वो पूरा चरमरा गया। स्मृति ईरानी का और कोई तो वजूद है नहीं, कोई औकात और क्या है, सिर्फ यही औकात है कि राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव जीती थी 2019 में। और क्यों जीती थी, वही मोदी जी का जुमला लहर। तो जुमला लहर तब खत्म हो गया है। तो अभी राहुल गांधी जीतते तो बड़े आराम से लड़ते तो जीत जाते, कोई दिक्कत ही नहीं। तो राहुल गांधी लेकिन खेल खेलना चाहते थे और खेल खेला है। तो अब जो है फंस गई है भाजपा। तो स्मृति ईरानी को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे मोदी जी, क्योंकि स्मृति ईरानी कहीं जाके और क्या बोलेगी, कौन सुनेगा उनको। अगर राहुल गांधी के खिलाफ लड़ती होती तब फिर जाके बोलती आ जाएगा तो लोग सुनते। तो एक बहुत बड़ा जो झटका लगा है, राहुल गांधी ने झटका दिया है। और अगर स्मृति ईरानी जीत भी जाती है, अभी जो किशोरी लाल शर्मा जी को खड़ा किया है कांग्रेस ने, तो कोई बड़ी बात नहीं रहेगी, क्योंकि वो तो एकदम छोटे से कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के। और अगर किशोरी लाल शर्मा जी जीत जाते हैं तब तो ये बहुत बड़ी खबर हो जाएगी। तो ये भी फैक्टर, तो इसीलिए अभी जो दिख रहा है कि ये तो मास्टर स्ट्रोक है राहुल गांधी का। और यूपी में कांग्रेस जिंदा रहे, क्योंकि कांग्रेस कमजोर है, तो राहुल गांधी तो रायबरेली से लड़ रहे हैं। और वायनाड भी वो नहीं छोड़ने वाले हैं वैसे, क्योंकि खुद ही कहा है। तो फिर रायबरेली सीट छोड़ेंगे तो वहां प्रियंका गांधी आ जाएंगी उपचुनाव में। ये कांग्रेस की प्लानिंग है, जबरदस्त प्लानिंग। और बाकी यूपी में वैसे भी हवा देख के आप समझ सकते हैं कि जो मुस्लिम लोग हैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हैं। जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहां पे, जैसे अमरोहा में जबरदस्त वोटिंग की है मुसलमान, और वहीं पे जहाँ पे हिंदू बहुल इलाके हैं तो वहाँ पे वोटिंग
8-10% कम हो गई। मथुरा में तो 18% कम हुआ, जहां से हेमा मालिनी लड़ रही। तो वही हिसाब किताब जो है वो आपको दिखेगा दूसरे जगह भी, जैसे अमेठी में दिखेगा, रायबरेली में दिखेगा। और राहुल गांधी तो खैर रायबरेली पे लड़ रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो जो मास्टर स्ट्रोक राहुल गांधी का है, जबरदस्त है। ये अभी पचाने में इनको समय लगेगा, अपना स्ट्रेटजी बदलने में समय लगेगा कि अब क्या करें। तो इसमें जो है मोदी शाह बहुत बुरी तरह फंस गए।